डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला प्लस चैनल। हमने पिछले वीडियो में संधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे समास। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि संधि और समास में खाली वर्ण और शब्द का ही अंतर होता है। संधि में जो पूरा कार्य होता है वो वर्णों पर होता है और समास में जो पूरा कार्य होता है वो शब्दों पर आधारित होता है। अब हम समास की परिभाषा पढ़ते हैं। समासरम समास है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में किसी विभक्ति चिन्ह को हटाना या लगाने की जो क्रिया होती है वह समास कहलाती है, उसे हम समास कहते हैं। समास के वैसे तो 5 भेद होते हैं। पहला भेद होता है केवल समास, दूसरा है अव्ययभाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास और अगला है बहुव्रीहि समास। लेकिन जो केवल समास है वह सामान्य कक्षाओं में प्रयोग के तौर पर प्रयुक्त नहीं किया जाता है, इसलिए पीछे बचते हैं 4 समास। अब तत्पुरुष के 2 भेद और होते हैं। पहला है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। अब हम पढ़ते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास कहता है कि इसमें प्रथम पद जो होता है वह अव्यय होता है, वही प्रधान होता है, और दूसरा पद होता है वह संज्ञा शब्द और सामान्य होता है। इसमें जब हम समस्त पद करते हैं तो वह नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है। समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है। अब जब आप बता दूं कि जैसे संधि में संधि विच्छेद और संधि होती है, वैसे समास में समास विग्रह और समस्त पद होता है। जब हम किसी एक शब्द को अलग अलग खंडों में विभक्त करेंगे उससे समास विग्रह कहेंगे, और जब उसको एक पद बनाएंगे उससे कहेंगे समस्त पद। अब अव्ययभाव समास में ध्यान दें कि अविकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अव्यय जो होता है वह अविकारी शब्द होता है और इसमें पहला पद ही अव्यय आता है। इसका पहला उदाहरण है यथाशक्ति। पहला उदाहरण है यथाशक्ति। इसका समस्त पद है और समास विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम में, यानी कि शक्ति के अनुसार। दूसरा उदाहरण है निर्मक्षिकम। मक्षिका नाम अभाव है, और इसका अगला है अनुरूपम रूपस्य योग्यम। तो ये है इसके अव्ययभाव समास के उदाहरण। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में क्या कहता है कि जैसे अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तो आप बता दूं कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों या कारक विभक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे अगर हम कारक अलग से पढ़ें तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और संबोधन का और संबंध का नहीं होता है। लेकिन हम जब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो इसमें आपको कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति के सारे कारकों का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आपको यह बता दूं कि जो कर्ता कारक होता है वो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए समास इसमें तत्पुरुष समास में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है, और कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति होती है, इसलिए संबोधन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। अब कर्ता कारक का उदाहरण है आपके कृष्णम श्रित है। मैं इसमें आपको पहले समास विग्रह करूंगा, समस्त पद बाद में लूंगा। समास विग्रह में कृष्णम श्रित है, यानी कि आपको बता दूं कि कृष्णम में जो कृष्णम शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अम प्रत्यय है, उसकी वजह से कृष्णम श्रित है, और इसका समस्त पद बनेगा कृष्ण श्रित है। इसका करणकार का उदाहरण है हरिणा त्राता है। हरिणा त्राता है, हरिणा त्राता का समस्त पद बनेगा हरि त्राता है। उसी प्रकार से संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति बनेगा भूतेभ्यः बलिः, इसका बनेगा भूत बलिः। अपादान कारक और पंचम विभक्ति का उदाहरण होता है चोरात भय है, ये इसका हो जाएगा चोर भय है, या चोरात भयम चोर भयम। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का उदाहरण है राज्ञ है पुरुष है। राज्ञ है पुरुष है, और इसका समस्त पद बनेगा राजपुरुष है। राजपुरुष का मतलब होता है सिपाही या सैनिक या कोई राजा के दरबार में कोई कार्य करने वाला कोई बड़ा मंत्री भी हो सकता है, यानी कि राजा का आदमी। और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का उदाहरण है वने वास है वनवास है, या जले मग्न जल मग्न है। अगला आपका समास है वो है कर्मधारय समास। अब इसमें 2 कार्य होते हैं, एक विशेषण और विशेष्य आधारित और दूसरा होता है उपमान और उपमेय आधारित। जो विशेषण और विशेष्य आधारित होता है उसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि इसमें दोनों पदों में विभक्ति समान होती है।
चाहे वो नपुंसकलिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। और जो उसके समस्त पद बनेगा वो भी उसी विभक्ति में ही बनेगा जिसमें द्वितीय पद है वो जो प्रयुक्त होता है वही उसकी विभक्ति प्रयुक्त आएगी। दूसरा है उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय में का कार्य होता है दो, हम किसी के साथ जब कंपेयर करते हैं या तुलना करते हैं, तुलनावाचक जो उदाहरण होता है वो उपमान और उपमेय में आते हैं। इसमें विभक्ति का कोई बाध्यता नहीं होती है, लेकिन इसमें इव, एव, सादृश्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं विशेषण और विशेष्य आधारित उदाहरण पे। पहला उदाहरण है नीलम कमलम। नीलम कमलम, ध्यान दे इसमें दोनों विभक्तियां समान है, ये नपुंसकलिंग में है, उसका समस्त पद बनेगा नील कमलम। दूसरा है कृष्णः सर्प है। कृष्णः सर्प है, काला है जो सांप, इसका समस्त पद बनेगा कृष्ण सर्प है। अगला उदाहरण है नीलम उत्पलम। नीलम उत्पलम, उसका समस्त पद होगा नीलोत्पलम। अब हम चलते हैं उपमान और उपमेय आधारित। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे विशेषण और विशेष्य होते हैं वैसे उपमान और उपमेय का होता है। जिसके साथ हम तुलना करेंगे वो तो हो गया उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो हो गया उपमेय। इसका उदाहरण है घन इव श्याम है। घन इव श्याम है, इसका समस्त पद होता है घन श्याम है। अगला उदाहरण है पुरुष एव व्याघ्र है। पुरुष एव व्याघ्र है, हो जाएगा पुरुष व्याघ्र है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।